नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम मादा बाद उत्पन्न का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिपीट ब्रीडिंग, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। रिपीट ब्रीडिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे में क्या होता है कि पशु बार बार रिपीट होता है, गर्भित नहीं हो पाता है। और जैसे बार बार कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान के बावजूद भी पशु गर्भित नहीं हो पाता है और बार बार पशु हीट के लक्षण दर्शाने लगता है। हर 21 दिन से गर्भित नहीं होगा तो पशु हीट के लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। इसके कारकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि ये या तो एक कारण ये हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर एक तो जो है आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होने की स्थिति के अंदर जो है वो पशु जो है वो हीट में बार बार आता रहेगा। और दूसरा स्थिति है कि जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, युग्मनज का निर्माण हो चुका है, लेकिन जल्दी ही अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डेथ होने के कारण से पशु जो है वापस हीट में आ जाता है। यानी पशु उसमें गर्भाधान तो होता है, लेकिन एम्ब्रियो की जल्दी ही डेथ होने के कारण से पशु बार बार रिपीट जो है वो होता है। ठीक है, तो ये दो कारण हो सकता है। इसमें हमने देखे इन कारकों की जो मुख्य वजह हैं उनके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहला जो हमने देखा कि कुछ आनुवांशिक जो डिफेक्ट्स हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, जन्मजात विकृतियां हैं जो जननांगों के अंदर मिलती हैं, जैसे कि परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति मिल सकती है। ठीक है, आपके जो ओविडक्ट है वो ब्लॉकेज मिल सकती है, डबल सर्विक्स हो सकती हैं, यूट्राइन डायडेल्फिस कंडीशन हो सकती है। ये स्थितियां जब होंगी तब क्या होता है, निषेचन की संभावना जो वो घट जाती है। इसके बाद हमने देखा शुक्राणु में विकार हो सकते हैं। शुक्राणु में विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं, जैसे पूंछ का जुड़ा हुआ नहीं होना, मिडिल पीस का जुड़ा हुआ नहीं होना, सिर है काफ़ी छोटा होना या काफ़ी बड़ा होना, दो सिर का होना, डबल मिडिल पीस होना। ठीक है, पूंछ का बाइफर्केटेड होना, कॉर्ड स्क्रू कंडीशन होना। ठीक है, ड्रॉपलेट इफेक्ट आता है वो होना। इन सभी कारणों की वजह से विकृत ऐसे शुक्राणुओं की संख्या यदि सीमन में ज़्यादा है तो निषेचन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। या सीमन के अंदर यदि शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, जिसको हम बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया, या सीमन के अंदर शुक्राणुओं की जो संख्या है वो बिल्कुल ही नहीं है, मृत शुक्राणु अधिक हैं, जीवित शुक्राणुओं की संख्या नील है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। तो इन स्थितियों के अंदर क्या होता है कि ऐसा सीमन अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें सीमन के अंदर शुक्राणुओं की संख्या नहीं है, या बहुत कम शुक्राणु हैं, या विकृत शुक्राणु हों। तो ऐसी स्थिति में निषेचन नहीं हो पाता, और निषेचन नहीं होगा तो पशु बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। दूसरी जो स्थिति आती है अंडाणु में विकार। अंडाणु में लगभग नियर जो 2 घंटे से लेके अब देखेंगे 6 घंटे के अंदर जब होता है शुक्राणु से उसका मिलन हो जाता है 6 घंटे के भीतर, तब उसमें निषेचन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। यदि समय अधिक लगता है निषेचन के अंदर, 6 घंटे से ज़्यादा समय जैसे निकलता जाता है, जैसे 8 से 12 घंटे, उसमें निषेचन की संभावनाएं कम होती जाती हैं, और लगभग 12 से 18 घंटे में और कम हो जाती हैं। 20 से 24 घंटे बाद में निषेचन की संभावना बिल्कुल जीरो रह जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो अंडाणु है उसका जीवन काल ही इतना ही होता है, लगभग 24 घंटे के अंदर उसका जीवन काल मैक्सिमम होता है। तो यदि उसका जीवन काल पूर्ण होने से पहले, और जितना पहले शुक्राणु उसको मिलेगा उतने ही निषेचन की संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि अंडाणु है उसका कोई भाग टूटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि निषेचन की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा हमने देखा था जाइगोट में विकार। जाइगोट यानी निषेचन के फलस्वरूप जो बनी हुई कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन से फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो कोशिका का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। यदि उस जाइगोट में किसी प्रकार की विकृति है, जैसे हमने देखा कि पॉलीस्पर्मी या पॉलीगाइनी के फलस्वरूप जाइगोट जो द्विगुणित अवस्था में होना चाहिए वो त्रिगुणित चतुर्गुणित अवस्था में हो जाता है। ऐसा जाइगोट
जो है वृद्धि तो करता है, लेकिन उसका ज़्यादा भविष्य नहीं होता और उसकी शीघ्र ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये स्थिति भी आती है जिसमें जाइगोट की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इनमें विभिन्न प्रकार के विकारों के बारे में चर्चा की थी। अब रिपीट ब्रीडिंग के जो कारक, इसमें जननांगों में विकृति के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा शुक्राणु, अंडाणु एवं जाइगोट में विकृति, इसके बारे में हमने देख लिया था। अब तीसरी जो हम चर्चा करेंगे वो है हार्मोनल विकार या हार्मोनल कारक। हार्मोन्स के कारण से भी पशु बार बार रिपीट होता है। कौन से हार्मोन्स हैं? पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है LH हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का क्या कार्य है भाई? क्या काम होता है इसका? अंडोत्सर्ग करवाना। क्या काम होता है? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन करवाना। अब कई बार क्या होता है कि अंडोत्सर्ग ये LH हार्मोन की कमी के कारण से या तो बिल्कुल ही नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं एनओव्यूलेशन, या फिर अंडोत्सर्ग बहुत ही देरी से होता है। ये जो LH हार्मोन है वो कम मात्रा में सिक्रेट होकर काफ़ी देरी से सिक्रेट होता है और उस वजह से अंडोत्सर्ग में देरी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिलेड ओवुलेशन। ओवुलेशन की प्रक्रिया के बारे में हमने देखा था कि ओवुलेशन जैसे गोवंश भैंसवंश में हम चर्चा करें तो कौन सी अवस्था में होता है? ईस्ट्रस के बाद में, यानी मेटिस्ट्रस अवस्था के अंदर होता है। बाकी प्राणियों में किस अवस्था में था? ईस्ट्रस के अंदर। तो मेटिस्ट्रस अवस्था में जैसे गोवंश और भैंस में मेटिस्ट्रस अवस्था में जब ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन जो है वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति से होता है? LH हार्मोन की क्रिया से, इसके स्रावन के फलस्वरूप होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये LH हार्मोन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में सिक्रेट होता है या देरी से सिक्रेट होता है, उससे अंडोत्सर्ग या तो हो ही नहीं पाता, जिसको हम बोलते हैं एनओवुलेशन, अंडोत्सर्ग ना हो पाना, अंडोत्सर्ग ना हो पाना, या फिर अंडोत्सर्ग में क्या होती है? देरी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिलेड ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग में देरी होना। इन स्थितियों में क्या होगा कि जो शुक्राणु, कैपेसिटाइज शुक्राणु जो पहुंच चुके हैं कहाँ पे? अंडवाहिनी के अंदर, मतलब यहाँ पे पहुंच चुके हैं कैपेसिटाइज शुक्राणु, और ये वेट कर रहे हैं कि कब ओवुलेशन हो। ठीक है, लेकिन ओवुलेशन जो है वो हो नहीं पाता, ये जो फॉलिकल है ये फूट नहीं पाती है। ठीक है, ओवुलेशन देरी से होता है और तब तक ये जो पहुंचे हुए शुक्राणु हैं इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी शुक्राणु का जीवन काल भी लगभग 48 घंटे की समथिंग है, 24 से 48 घंटे। कुछ प्राणियों में ये ज़्यादा होता है जैसे डॉग वगैरह, लेकिन ये जो पहुंचे हुए शुक्राणु हैं उनकी डेथ हो जाती है और ये शुक्राणु खत्म होने के बाद में अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद मैंने डिलेड ओवुलेशन का मतलब देरी से अंडोत्सर्ग होगा, तब तक शुक्राणु जो यहाँ पे कैपेसिटाइज शुक्राणु हैं उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। और ऐसी स्थिति में अंडाणु को जब शुक्राणु नहीं मिलेंगे, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी और क्या होगा? निषेचन नहीं हो पाएगा, पशु बार बार रिपीट होगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है LH हार्मोन, यदि इसमें कमी होती है तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या जो है वो पैदा होती है। ठीक है, पहली बात। तो ये तो हो गया निषेचन न होने का कारण हो गया। अब दूसरा एक हार्मोन और आता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन की यदि कमी होती है तो ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन गर्भाशय की कोशिकाओं को तैयार करता है ताकि इम्प्लांटेशन की क्रिया हो चुके जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, जो बना हुआ एम्ब्रियो है, जाइगोट से बना हुआ एम्ब्रियो है, वो गर्भाशय की भित्ति से चिपक कर पोषण प्राप्त कर सके, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन की क्रियाओं के लिए गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को कौन सा हार्मोन तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यदि ये हार्मोन नहीं होता है, कम सिक्रेट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इम्प्लांटेशन की क्रिया नहीं होगी तो
एम्ब्रियो को पोषण नहीं मिल पाएगा और एम्ब्रियो की हो जाएगी डेथ। तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का कारक कौन सा है? मुख्य कारक यही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है शुरुआत में कहाँ मुख्यतः किससे बनता है? सीएल से, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। लेकिन कई स्थितियों में कॉर्पस ल्यूटियम है उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी जो है वो आती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं हो पाती और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो को पोषण नहीं मिलेगा, एम्ब्रियो को पोषण नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो की जल्दी ही डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में पशु दोबारा जो है हीट में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा हमने देखा कि हार्मोनल विकार हो सकते हैं जिनके कारण से भी पशु बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें रिपीट ब्रीडिंग का अगला जो कारण है वो क्या कारण हो सकता है? वो है विभिन्न जो जननांगों के रोग। जनन अंगों के रोग की स्थिति में भी पशु जो है वो ज्ञापन नहीं ठहर पाएगा। ठीक है, कौन कौन सी स्थितियां हैं? जैसे कि हम देखें एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस ये क्या है? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति का इन्फ्लामेशन और ये है गर्भाशय का इन्फ्लामेशन। विभिन्न जो जीवाणुवीय स्थितियों में या किसी कवक या प्रोटोजोआ या विषाणु के कारण से ये जो आंतरिक भित्ति है गर्भाशय की उसमें संक्रमण हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और यदि पूरे गर्भाशय में ही इन्फ्लामेशन यानी इसकी तीनों भित्तियों में ही हो जाता है तब उसको बोलते हैं मेट्राइटिस। तो ऐसी स्थितियों में एम्ब्रियो जो है उसको पोषण नहीं मिल पाएगा, उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, वो इससे चिपक नहीं पाएगा और उसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी या उससे पहले निषेचन की क्रिया ही पूर्ण नहीं हो पाएगी। पशु को हम जब शुक्राणु गर्भाशय के अंदर जाएंगे वहाँ पे इन्फेक्शन की स्थिति में उन शुक्राणुओं की मृत्यु हो जाती है और वो निषेचन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन स्थितियों में निषेचन की क्रिया ही सामान्यतः नहीं हो रही। इसी प्रकार से जो अंडवाहिनी का स्रोत है जिसको हम बोलते हैं सेल्पिंजाइटिस, इस स्थिति में भी निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अंडवाहिनी में यदि संक्रमण होगा तो निषेचन कहाँ से होगा? क्यों? क्योंकि निषेचन की क्रिया ही कहाँ पे हो रही है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में यदि संक्रमण की स्थिति है तो शुक्राणु और अंडाणु जो है वो मृत हो जाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है। या इसके अलावा सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस ये स्थितियाँ भी क्या है कि सामान्यतः ये इनके बाद में ही पैदा होती हैं। इन स्थितियों में भी जो है पशु ज्ञापन नहीं ठहर पाता है और बार बार रिपीट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ वेनेरियल डिजीजेज हैं जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस। इन स्थितियों में यद्यपि पशु जो है वो ज्ञापन ठहर जाता है लेकिन उसकी एम्ब्रियो की जो है डेथ होने की वजह से एबॉर्शन हो जाता है और पशु बाद में रिपीट होता है। जैसे ब्रूसेलोसिस में भी ये लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है सामान्यतः। तो ये तो क्या है कि एबॉर्शन की स्थिति में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रोग है इनकी वजह से पशु हर 21 दिन से ही बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये स्थितियाँ जो है जिनके अंदर इन जननांगों में किसी न किसी संक्रमण के कारण से क्या होता है पशु जो है वो ज्ञापन नहीं ठहर पाता है और पशु बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और यदि इनसे ग्रसित एक बार पशु हो गया तो ऐसा पशु भी बार बार वो भी क्या होगा इस संक्रमण के कारण से पशु जो ज्ञापन नहीं ठहर पाएगा और बार बार जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो हमने लास्ट क्लास में जो सिस्ट के बारे में पढ़ा था
और हमने देखा कि फॉलिक्यूलर सिस्ट यदि होती है अंडाशय के ऊपर, फॉलिक्यूलर सिस्ट यदि सिस्टिक ओवेरियन कंडीशन है और उसमें फॉलिक्यूलर सिस्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में भी निम्फोमेनिया की स्थिति रहेगी। पशु बार बार हीट में आएगा, जल्दी जल्दी हीट में आएगा, प्रोमिनेंट उसके हीट के लक्षण होंगे, लेकिन पशु ग्याभिन नहीं ठहर पाएगा। तो इन स्थितियों के अंदर भी संक्रमण और साथ ही साथ ये सामान्यतः एलएच हार्मोन की कमी से होने वाला ही एक प्रकार से रोग है। तो इसमें भी पशु जो है वो ग्याभिन नहीं ठहर पाता है और बार बार पशु जो वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है। संक्रमण के कारण से भी पशु जो है वो ग्याभिन नहीं ठहर पाएगा, पशु बार बार रिपीट होगा और ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो रिपीट होने के कारण से पशु में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अन्य जो कारण देखें हम, अन्य कारण, अन्य कारकों में हम जब चर्चा करें तो गर्भित न हो पाने के अन्य कारणों में एक मुख्य कारण है फॉल्टी एआई। फॉल्टी एआई या समय पे एआई न हो पाना, समय पर कृत्रिम गर्भाधान ना, इस स्थिति में क्या है कि कई बार जैसे पशुपालक को कीट के लक्षणों का पूर्णतया पता नहीं होता, ठीक है, कि उसको कौन सी स्थिति में कब उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होता है। ऐसी स्थिति में या तो हीट जब आई है उसकी शुरुआत में ही वो करवा लेता है, या हीट के गुजरने के काफ़ी समय बाद में वो एआई की प्रक्रिया जो है वो करवाता है। ऐसी स्थिति में पशु जो है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, और पशु ग्याभिन नहीं ठहर पाएगा। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कारक है रिपीट ब्रीडिंग का। मैनेजमेंटल यदि प्रैक्टिसेज में यदि ये खामी रह जाती है तो उस स्थिति में पशु जो है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और पशु जो है वो ग्याभिन नहीं ठहर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि एक सही समय पे एआई का करवाना बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान सही निश्चित समय पे ही करवाना चाहिए। दूसरा, फॉल्टी एआई से तात्पर्य है कि कई बार क्या है अप्रशिक्षित जो लोग हैं वो एआई करते हैं और उनके द्वारा प्रॉपर उनकी थाविंग कितने समय के लिए करनी होती है। जैसे हमने जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इनकी क्रिया, यानी उसको जैसे गुनगुने पानी में 37 डिग्री के पानी में 30 सेकंड के लिए जो सीमन स्ट्रा को बाहर निकाल के रखा जाता है, ये थाइंग की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या थाइंग के बाद में काफ़ी लंबे समय तक सीमन को बाहर रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि सीमन की जो क्वालिटी है एक प्रकार से, उसमें जो शुक्राणुओं की मोटिलिटी है उस पर काफ़ी जो उसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसे स्पर्म जो है वो इसको अंडाणु को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, उनमें कुछ अक्षमता आ जाती है यदि हम उसकी प्रॉपर थाविंग वगैरह नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमेशा जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो प्रशिक्षित व्यक्तियों से ही करवानी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें थाइंग जो प्रक्रिया है उसका विशिष्ट रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन को कहाँ पे डिपॉजिट करना है, ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। किस स्थान पे सीमन को छोड़ना है, इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। और यदि इनमें किसी भी प्रकार की फॉल्ट होती है, इसमें किसी प्रकार की भी कोई गलती होती है, तो ऐसी स्थिति में जो कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाती और पशु बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरी जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेज हैं जिनका स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि एक तो हीट डिटेक्शन,
ये तो अभी हमने वैसे चर्चा भी कर ली कि प्रॉपर हीट डिटेक्शन होना बहुत आवश्यक है। जो हीट के लक्षण हैं वो पशुपालक द्वारा नोट किए जाने चाहिए, ठीक है। इसके लिए पशुपालक जो है वो सुबह शाम दिन में 2 बार पशु के जो है उसकी लक्षणों की उनकी जो है विशिष्ट रूप से जांच करें। यदि बड़ा हर्ड है तो भी उसमें भी पशुओं को जैसे खुला आपने लूज हाउसिंग सिस्टम में रख रखा है तो वो दूसरे पशुओं में माउंट करते हैं, उन क्रियाओं को स्पष्टली ध्यान रखना चाहिए पशुपालक के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ जब उनको बांधा जा रहा है क्लोज कन्फाइन इसमें आपके कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में रखा जा रहा है तो उनके जो पीछे की साइड से उनको सुबह और शाम हमेशा उसका ऑब्जर्वेशन पशुपालक द्वारा या जो भी डेयरी हेडमैन है उसके द्वारा हीट डिटेक्शन ज़रूर किया जाता है। कुछ जो बड़े फार्म्स हैं उनमें हीट डिटेक्शन के लिए टीजर बुल भी रखे जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स हैं वो भी उनके शरीर में इंसर्ट कर दी जाती हैं। उससे उनकी एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसकी एक्टिविटी को नोट किया जाता है और जैसे उसकी एक्टिविटी स्ट्रेस के दौरान बढ़ती हैं उन एक्टिविटीज़ के द्वारा जैसे ही मॉनिटर पे उनकी एक्टिविटी दर्शाई जाती है, ज़्यादा बढ़ी हुई एक्टिविटी, उसको रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम जांच कर सकते हैं कि पशु हीट में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और या फिर टीजर बुल्स होते हैं। टीजर बुल क्या होते हैं, उनकी वेसेक्टोमी की हुई होती है, ठीक है, यानी कि उनकी शुक्रवाहिनियों को काटा हुआ होता है। ऐसे टीजर बुल्स जो हैं वो हीट डिटेक्शन में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोषण स्तर, पोषण स्तर में यदि कोई कमी होती है तो ऐसी स्थिति में भी हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो सही रूप से स्रावित नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में निषेचन की क्रिया नहीं होगी या ओवुलेशन डिलेड होगा या प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी। यानी हार्मोनों के सही श्रावण हेतु, उनकी सही क्रिया हेतु ये बहुत आवश्यक है कि उनके पोषण स्तर को सही रखा जाए, ठीक है। या इसके अलावा क्लोज कन्फाइनमेंट, यदि जहाँ पे रखे रहे हैं एक ही एक जगह ज़्यादा बंधे रहने से पशु में क्या है उसमें भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ठीक है, और हार्मोन डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो ये विभिन्न मिसलेनियस फैक्टर्स हैं जिनके कारण से भी पशु जो है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या उपचार संभव है, ट्रीटमेंट। जो रिपीट ब्रीडिंग की जो स्थिति है उसका क्या उपचार हम कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हमने विभिन्न प्रकार के जो इसके कारक देखे। सबसे पहला कारक तो जननांगों की विकृति, दूसरा शुक्राणु अंडाणु या जाइगोट में विकृति, तीसरा जो हमने देखा हार्मोनल कारक, चौथा हमने देखा संक्रामक कारक और पांचवा हमने देखा कि जो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रबंधन के कारण से होते हैं, प्रबंधन में कमी के कारण से, ठीक है। तो इनमें जो सबसे पहले हमें जो दूर करना होता है सबसे पहले वो उसका संक्रामक कारक है। जब भी आप हार्मोन वगैरह का इस्तेमाल रिपीट ब्रीडिंग में करते हैं उससे पहले संक्रामक कारकों को जो कारण है उनको हटाना बहुत ही आवश्यक है। संक्रामक कारकों को हटाना बहुत ही आवश्यक होता है, सबसे पहला आपको यही करना है, ठीक है। तो जो भी संक्रमण की स्थिति है जननांगों के अंदर उस स्थिति को आपको क्लियर करना है और उसके क्लियरेंस के लिए हम क्या करते हैं, अंदर जो यूट्रस के अंदर या गर्भाशय यूट्रस के अंदर या आपके अंडवाहिनी के अंदर या सर्विक्स के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन है उसके लिए हम एंटीबायोटिक जो है वो इंड्यूस करते हैं, उनकी ड्यूसिंग जो है वो की जाती है। तो इसके लिए आप इंट्रा यूट्राइन जो थेरेपी है उसके अंदर ड्यूसिंग की जो प्रक्रिया है इंट्रा यूट्राइन एंटीबायोटिक ड्यूसिंग है वो की जाती है और एंटीबायोटिक प्लस एंटीप्रोटोजोल इन ड्रग्स को आप
साथ में इंट्रायूट्राइन तरीके से देते हैं 3 से 5 दिनों, ठीक है, जिसमें आपका फ्लोक्सासिन, ओनिडाजोल, या जो है सिफालेक्सिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं। और साथ ही साथ इनके साथ में मेट्रोनिडाजोल या ओनिडाजोल जो कि एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, वो हम इंट्रायूट्राइन पिपेट के द्वारा या कैथेटर के द्वारा हम इंट्रायूट्राइन जो है वो अंदर डालते हैं। 3 से 5 दिनों के लिए ये ड्यूशिंग की क्रिया की जाती है। कब? जब पशु हीट में आता है, सर्विक्स का मुंह खुलता है, ऐसी स्थिति के अंदर इंट्रायूट्राइन ड्यूशिंग की जाती है। उससे यदि जननांगों में किसी भी प्रकार की कोई संक्रमण की स्थिति होती है तो उसको हम हटाते हैं। सबसे पहला कार्य हमें यही करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें उसकी संक्रमण की स्थिति को हटाने के लिए इंट्रायूट्राइन ड्यूशिंग जो है वो 3 से 5 दिनों के लिए करते हैं, जिसके अंदर हम एंटीबायोटिक प्लस एंटीप्रोटोजोल जो औषधियाँ हैं उनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं और वो हम संबंधित काम में लेते हैं। तो हमने जैसे देखा कि भाई जो कुछ वेनेरियल डिजीजेज हैं या जो भी संक्रामक रोग हैं, जननांगों के रोग, वो मुख्यतः जीवाणु जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित, और उसमें से मुख्यतः जो है जीवाणु और विषाणु, सॉरी जीवाणु और प्रोटोजोआ। विषाणु की एंटीवायरल ड्रग्स हम उसको दे नहीं सकते, तो इसीलिए एंटीप्रोटोजोल और एंटीबायोटिक इनका कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है। कवक की वजह से भी होता है, फंगल इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है। मुख्यतः जो है जीवाणु और प्रोटोजोआ, इनका हम उपचार जो है वो मुख्यतः करते हैं। और उन जीवाणुओं के उपचार के लिए एंटीबायोटिक और प्रोटोजोआ के उपचार के लिए एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स जो है वो हम उसको देते हैं। इसके कारण से जो अधिकांश जो इन्फेक्शन है वो उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर हम उसका जो है हार्मोनल जो उपचार वो कर सकते हैं। हार्मोन में हमने देखा कि मुख्यतः कौन सा है, या तो एलएस हार्मोन की कमी रहती है या प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। हार्मोनल उपचार में हम क्या है, यदि डिलेड ओव्यूलेशन या एन ओव्यूलेशन की स्थिति होती है तो उसके लिए हम एलएच हार्मोन जो है वो देते हैं। किस स्थिति में? एन ओव्यूलेशन या डिलेड ओव्यूलेशन की स्थिति, यानी अंडोत्सर्ग में यदि देरी हो रही है उस स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति है तब हम एलएच हार्मोन देते हैं। जब हम एआई करते हैं उसके साथ में एलएच हार्मोन की 1500 इंटरनेशनल यूनिट ये जो है विद एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ में हम एलएच हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। और उसके बाद में हम एआई को रिपीट करते हैं 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद में एआई को वापस जो है वो रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोनल उपचार है वो एन ओव्यूलेशन या डिलेड ओव्यूलेशन की स्थिति में देते हैं। हमने सबसे पहले संक्रामक जो उपचार है उसका कर लिया कि संक्रामक कोई भी यदि रोगों की वजह से संक्रमण की स्थिति है तो उस संक्रमण का उपचार हम कर लेते हैं। और उसके पश्चात ही हमेशा जब भी हार्मोनल उपचार आप करें उससे पहले संक्रमण की स्थिति को हमेशा आपको नज़रअंदाज करने के लिए पहले उसका संक्रमण का जो उपचार है वो हमेशा कर लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता कब पड़ेगी? यदि पशु 25 दिनों से ऊपर रिपीट हो रहा है, यानी उसमें क्या है स्थिति है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का एक मुख्य कारण क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। तो उस स्थिति में यदि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की स्थिति है और पशु जो है वो 25 दिनों से ऊपर जो रिपीट हो रहा है, यानी उसकी रिपीटेशन जो है, इस टेस्ट की रिपीटेशन जो है वो मोर देन 25 डेज है, तो उस स्थिति का मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है। और उसमें हम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो उसको देते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो इंजेक्शन है वो 5वें दिन,
ठीक है। उसके बाद में हर 7 दिन के पश्चात से 13वें दिन और फिर 28वें दिन, इस प्रकार से उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है इंजेक्शन वो दिया जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पूर्ति जो वो करवाई जाती है। उसके पश्चात जैसे ही थोड़ा सा सीएल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोनल उपचार जो है वो दिया जा सकता है रिपीट ब्रीडिंग की स्थिति में। और ये हार्मोनल उपचार जो है सामान्यतः आपको किस स्थिति में देना है, पहले जब संक्रमण की स्थिति को आप दूर कर चुके हो उसके बाद में ही हार्मोनल उपचार आपको हमेशा देना है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य प्रबंधन के उपचार हैं, एक तो सबसे पहले जो हम बात कर लें इसकी पोषण स्तर, इसमें हमेशा सुधार करना है, पशु के पोषण स्तर में सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे लैक्टेटिंग काउज के अंदर क्या होता है कि पशु जो है पोषण की कमी रहती है, क्योंकि जितना भी पोषण होता है वो दुग्ध उत्पादन में की क्रिया में लगता है। तो ऐसी स्थिति में पशु के हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब रहते हैं, तो पोषण स्तर में हमेशा सुधार रखना है। दूसरा, जो हीट डिटेक्शन वो प्रॉपर होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर हीट डिटेक्शन होना चाहिए। और कौन से समय पे सही जो गर्भाधान करवाना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गर्भाधान का जो समय है उसका पूर्णतः पता होना चाहिए और हीट डिटेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए। यदि मैंने आपको पहले भी बताया हर्ड में रिपीट की प्रॉब्लम है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बुल के ऊपर, क्योंकि उसके स्पर्म में कोई डिफेक्ट हो सकता है। यदि हर्ड में रिपीट की प्रॉब्लम होगी तो किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जो बुल हम काम में ले रहे हैं या एआई का जो सीमन जो काम में ले रहे हैं उसकी तरफ जो है हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि हर्ड के अंदर प्रॉब्लम है तो हर्ड प्रॉब्लम में आपको बुल जो है उसको टारगेट करना चाहिए, उसके सीमन की जांच करनी चाहिए, शुक्राणुओं की जांच उसकी करनी चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में आपको स्पेशली देखना पड़ेगा बुल के बारे में, यदि ये प्रॉब्लम हर्ड की रहती है। ठीक है, तो ये रिपीट ब्रीडिंग के समय आपको उपचार के समय निम्न बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले संक्रमण का उपचार करना है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में ही हमेशा हार्मोनल उपचार करना है। ठीक है, और साथ ही साथ पोषण स्तर में सुधार, हीट डिटेक्शन यानी उसका प्रबंधकीय उपचार जो है वो भी आपको करना है। और यदि हर्ड में मास रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बुल को हमेशा एग्जामिन कर लेना चाहिए, उसके सीमन का एग्जामिनेशन पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।